नमस्कार। आपका अखबार के इस अंक में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। क्या भारत का संघीय ढांचा खतरे में है या खतरे में डालने की कोशिशें हो रही हैं? जो कुछ देश में इस समय हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है वैसे तो, लेकिन उसके संकेत शुभ नहीं दिखाई दे रहे हैं। आपको याद होगा कि 2014 में जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे तो दो बातें कही थी। उनमें से एक बात तो उनकी पार्टी के मैनिफेस्टो में था, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, यानी सहयोगी संघीय ढांचा। दूसरी बात उन्होंने कही थी प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के बाद कुछ दिनों बाद, उन्होंने कहा था कि देश का विकास तभी होगा जब राज्यों का विकास होगा। राज्यों के बीच में आपस में होड़ होनी चाहिए विकास की कि कौन ज़्यादा विकास कर सकता है, तभी देश का विकास होगा। राज्यों का विकास किए बिना देश का विकास नहीं हो सकता। वो चूँकि 13 साल तक एक राज्य के गुजरात के मुख्यमंत्री रह चुके थे तो उनको मालूम था कि देश के विकास में राज्यों के विकास का कितना बड़ा योगदान होता है और ये केंद्र और राज्य के सहयोग से ही हो सकता है। तो इसलिए उन्होंने कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की बात की, मैनिफेस्टो में भी रखा अपने, और उसके बाद सरकार बनने के बाद भी ये काम किया। और आपने देखा कि उसका नतीजा आप याद कीजिए 2016 में जब जीएसटी का मुद्दा आया। इससे पहले भी कई सालों से, लगभग 1-1.5 दशक से जीएसटी का मुद्दा जो है चर्चा में था। अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने इसको पेश करने की कोशिश की। उसके बाद जो है मनमोहन सिंह की सरकार ने, पी चिदम्बरम वित्त मंत्री थे, उन्होंने कोशिश की, लेकिन बात बनी नहीं। आखिर में 2016 में बनी। तो कैसे बनी? सभी राज्यों को एक मंच पर लाना, एक जगह पर लाना, सहमत करना। इसमें बड़ी भूमिका निभाई उस समय के वित्त मंत्री अरुण जेटली ने। सभी राज्यों के वित्त मंत्रियों से बात करना और दूसरे स्टेक होल्डर्स से बात करना, और सबको ये समझाने में वो कामयाब हुए कि जीएसटी कानून का बनना पूरे देश के हित में है, हर राज्य के हित में है, केंद्र के हित में है, और इससे केंद्र का वर्चस्व नहीं बनता। उसकी व्यवस्था वोटिंग की ऐसी रखी गई जिसमें 2/3 जो है मत राज्यों का और 1/3 केवल केंद्र सरकार का। तो राज्यों को ज़्यादा महत्व दिया गया। इसी तरह से राज्यों की जो शंकाएं थीं उनकी आमदनी को लेकर, उसको दूर किया गया, और आखिर में संविधान संशोधन में शामिल किया गया कि कंपनसेशन इतना मिलेगा, और उसके अलावा 5 साल तक की गारंटी दी गई कि कंपनसेशन मिलेगा। आज आप देखिए जीएसटी के रेट घट गए, दूसरे जीएसटी 2.0 आया, जीएसटी का सुधार आया, उसके बावजूद राज्यों का और केंद्र सरकार का रेवेन्यू बढ़ रहा है। तो ये एक क्रांतिकारी कदम था, लेकिन ये कदम इसलिए सरकार उठा पाई कि सभी राज्य सहयोग करने को तैयार थे। कोई भी केंद्र सरकार राज्यों के सहयोग के बिना राष्ट्रीय स्तर पर कोई कदम उठाने में उसको बड़ी दिक्कत होगी, बड़ी समस्याएं आएंगी, और सफलता में भी संदेह पैदा होगा। लेकिन पिछले कुछ समय से जब से ये लगने लगा विपक्ष को कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी बहुत मजबूत होते जा रहे हैं और वो लगातार कमज़ोर होते जा रहे हैं, खासतौर से कांग्रेस को लग रहा है कि दूर दूर तक उसके सत्ता में आने के कोई चांस नहीं दिखाई दे रहे। वैसे वैसे इस संघीय ढांचे पर प्रहार करने की कोशिश हो रही है। इसका पहला प्रयास हुआ जब 3 कृषि कानून बने। अब आप देखिए, 3 कृषि कानून जो सरकार लेकर आई, जो बनाया कानून सरकार ने, वो उस पर सभी पार्टियां सहमत थी पहले चुनाव से पहले, जब तक कि कानून नहीं बना था। कांग्रेस पार्टी के खुद के मैनिफेस्टो में था, वही बातें थीं जो सरकार कानून के रूप में लेकर आई। लेकिन लगा विपक्षी दलों को कि इससे बीजेपी को फ़ायदा हो सकता है, राजनीतिक फ़ायदा हो सकता है। तो एक तथाकथित किसान आंदोलन शुरू कराया गया, अराजकता फैलाने की कोशिश हुई। आखिर में सरकार को अराजकता को थामने के लिए उन तीनों कानूनों को वापस लेना पड़ा। फिर दूसरा मौका आया सीएए का, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। इसमें किसी का कोई नुकसान नहीं था, केवल इसमें व्यवस्था ये की गई थी कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफ़गानिस्तान, यहाँ जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं, जिनका परसिक्यूशन हुआ, जिनको प्रताड़ित किया गया उनके धर्म के कारण, तो उसमें कौन? हिंदू, सिख, जैन, ईसाई, बौद्ध धर्म के मानने वाले और पारसी, इन लोगों को शामिल किया गया कि जहाँ भी सताए गए हैं
वो अगर शरण के लिए भारत में आते हैं, कट ऑफ डेट तय की गई थी 2014 की, इस समय तक जो भारत में आएंगे उनको भारत की नागरिकता मिलेगी। किसी की नागरिकता छीनने का ये कानून नहीं था, लेकिन सड़क पर उतरकर इसका विरोध किया गया, इसको मुद्दा बनाया गया कि भारत के मुसलमानों की नागरिकता छीनने का प्रयास है, उसके लिए ये कानून बनाया गया है। एक झूठा नैरेटिव चलाने की कोशिश हुई, उसके आधार पर देश में लोगों को सड़क पर उतारा गया, हिंसा की गई, दंगा कराया गया, अराजकता फैलाने की कोशिश की गई, लेकिन सरकार के धैर्य ने उनके इस इरादे को भी सफल नहीं होने दिया। उसके बाद अब सबसे ताज़ा मामला जो है वो है SIR का, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन ऑफ इलेक्टोरल रूल्स। ये करने का अधिकार चुनाव आयोग को भारत के संविधान ने दिया है, तो ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है। मामला सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि ये चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार है और SIR करने से उसको रोका नहीं जा सकता। बिहार के मामले में कोर्ट गए तो बहाना क्या बनाया कि समय बहुत कम है। कहा कि हम जो है SIR के विरोध में नहीं हैं, हम इस संवैधानिक प्रक्रिया के विरोध में नहीं हैं, लेकिन समय इतना कम है चुनाव और SIR के बीच में, उसकी वजह से हमें एतराज़ है। तो बिहार में चुनाव आयोग ने अपनी दक्षता का परिचय दिया। चुनाव आयोग ने कहा कि इससे पहले भी जो है 30 दिन में जो है हमने SIR कराया, 2003 में जब हुआ था, और अब भी जो है पर्याप्त समय है SIR कराने का। SIR के बाद जो मतदाता सूची जारी हुई, प्रकाशित हुई, उसमें किसी राजनीतिक दल के किसी प्रतिनिधि ने एक भी शिकायत नहीं की। इससे आप समझ सकते हैं कि वो पूरी प्रक्रिया कितनी पारदर्शी और ईमानदारी से हुई थी। लेकिन विपक्ष को तो मुद्दा बनाना है। अब उसके बाद चुनाव आयोग ने पहले भी कहा था, सुप्रीम कोर्ट में भी कहा था कि हम बिहार के बाद पूरे देश में SIR कराएंगे। तो चुनाव आयोग ने घोषणा की कि वो 12 राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों में SIR की प्रक्रिया शुरू करेगा, और वो शुरू हो गई। लेकिन अब इसका भी विरोध शुरू हो गया है। अब वो समय वाला बहाना भी नहीं है, क्योंकि पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु और केरल में विधानसभा के चुनाव और असम में विधानसभा के चुनाव 2026 में होने वाले हैं। असम को इससे अलग रखा गया है क्योंकि वहाँ सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में NRC का कार्यक्रम चल रहा है, इसलिए असम को इससे अलग रखा गया है। अब इन 3 राज्यों को अगर आप देखें तो इनमें से खास तौर से 2 राज्य, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल। तमिलनाडु में MK स्टालिन जो मुख्यमंत्री हैं वो सर्वदलीय बैठक बुला रहे हैं इसका विरोध करने के लिए कि हम इसको लागू नहीं होने देंगे। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी विरोध कर रही हैं। इससे पहले इन दोनों राज्यों और दूसरे कई गैर भाजपा शासित राज्यों ने बाकायदा अपने विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया कि हम CA का कानून अपने राज्य में लागू नहीं होने देंगे। अब ये सीधे सीधे केंद्र सरकार और संविधान के अधिकार पर, संविधान की व्यवस्था पर हमला था, संघीय ढांचे पर हमला था, क्योंकि भारत का संविधान कहता है कि केंद्र से या मतलब संसद से पास जो भी कानून है वो पूरे देश में लागू होगा, और उस कानून के खिलाफ कोई राज्य सरकार अपना कानून नहीं बना सकती। संवैधानिक व्यवस्था होने के बावजूद जो लोग जेब में संविधान की प्रति लेकर घूमते हैं उन्होंने इसका विरोध किया। अपने शासित राज्यों में जहां सरकारें थीं इनकी, वहां विधानसभा से प्रस्ताव पारित कराए गए इसके विरोध में, लेकिन केंद्र सरकार जो है झुकी नहीं। तो CA का कानून बना, उसके रूल्स बने, अब वो लागू हो रहा है, बड़ी तेजी से लागू किया जा रहा है, खासतौर से पश्चिम बंगाल में जहां सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। तो SIR का विरोध क्यों? आप आरोप लगाते हैं कि वोटर लिस्ट में घपला है, वोटर लिस्ट जो है पारदर्शी तरीके से नहीं बनी है, उसमें बहुत सी खामियां हैं। ये SIR उसी को संशोधित करने या उसी को परिष्कृत करने की एक प्रक्रिया है, आप उसका भी विरोध कर रहे हैं, लेकिन आप बोल कुछ रहे हैं, आपका इरादा कुछ है। इसके पीछे 2 इरादे हैं। एक, घुसपैठियों की रक्षा करना, जो इस देश के नागरिक नहीं हैं उनको बचाना, उनको जो है मतदाता सूची में उनका नाम बनाए रखना, क्योंकि वो आपके जनाधार का बड़ा हिस्सा है, आपको सत्ता में लाने में मदद करते हैं, आपके लिए अराजकता फैलाते हैं, आपके लिए दंगा कराते हैं, आपके लिए हिंसा कराते हैं, इसलिए आपको उनकी ज़रूरत है।
और आप उनकी ओर से बिल्कुल निश्चिंत हैं कि वो कभी भारतीय जनता पार्टी को वोट नहीं देंगे। तो एक भारतीय जनता पार्टी विरोधी मतदाता वर्ग जो है आपने तैयार कर लिया है, जो इस देश का नागरिक ही नहीं है। तो उसकी नागरिकता भी बचाने की आप कोशिश कर रहे हैं, उसको मतदाता सूची में भी उसका नाम शामिल करा रहे हैं, और दूसरी जो सरकारी सुविधाएं हैं वो भी दिलवा रहे हैं। उसका एक पूरा तंत्र बन गया है अलग अलग राज्यों में, और उसमें जो है बहुत से लोग शामिल हैं। इस तंत्र की एक लंबी कड़ी है जिसमें राशन कार्ड बनवाना, आधार कार्ड बनवाना फर्जी, और उसके अलावा मतदाता सूची में नाम जुड़वाना, ये सब एक संगठित तरीके से होता है। केंद्र सरकार इसी को तोड़ना चाहती है, इस दुष्चक्र को तोड़ना चाहती है। तो उसके लिए जो है सीएए का कानून आया, और उसके लिए जो है प्रधानमंत्री ने लाल किले से घोषणा की एक डेमोग्राफिक कमीशन बनेगा। इस घुसपैठ के जरिए देश की डेमोग्राफी बदलने की कोशिश हो रही है, देश की जनसांख्यिकी बदलने की कोशिश हो रही है, हिंदुओं को यहाँ माइनॉरिटी बनाने की कोशिश हो रही है, उनकी संख्या घटाने, और मुसलमानों और ईसाइयों की संख्या बढ़ाने की कोशिश हो रही है। एक तो होता है आबादी में जो भी जन्म दर है उसके आधार पर घटती बढ़ती है आबादी, दूसरा ये आर्टिफिशियल तरीके हैं, ये गैर कानूनी तरीके हैं। तो इन मुद्दों पर केंद्र सरकार के कानून या संविधान की व्यवस्था का विरोध करने का सीधा सीधा मतलब है कि आप संघीय ढांचे का विरोध कर रहे हैं, संघीय ढांचे पर हमला कर रहे हैं। यानी आप केंद्र के अधिकार को मानने के लिए तैयार नहीं हैं, संसद के कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये पहली स्टेज होती है किसी भी देश में अराजकता फैलाने की, और अराजकता के बाद दूसरा कदम होता है देश को तोड़ने का। तो ये जो कोशिशें हो रही हैं, तो मैंने बताया आपको कि तमिलनाडु में सर्वदलीय बैठक बुला रहे हैं एमके स्टालिन, और कह रहे हैं इसका विरोध करेंगे, नहीं होने देंगे, उनके पास कोई अधिकार नहीं है इसको रोकने का। ममता बनर्जी सबसे ज़्यादा परेशान है, बौखलाई हुई है, उनको लग रहा है कि उनके पैर के नीचे से ज़मीन ही खिसक रही है। अगर एसआईआर पारदर्शी तरीके से हो गई तो आप मानकर चलिए कि पश्चिम बंगाल के 2026 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी लौटकर सत्ता में नहीं आने वाली, इसलिए उनकी बौखलाहट बहुत ज़्यादा है। और एमके स्टालिन जो कर रहे हैं वो दूसरे लोगों का साथ देने के लिए, और केंद्र विरोधी रवैया उनका जो है, वो चाहे हिंदी का मुद्दा हो, चाहे न्यू एजुकेशन पॉलिसी का मुद्दा हो, और एक मुद्दा अभी आने वाला है जो 2026-27 में आएगा, वो है डिलिमिटेशन का मुद्दा, उसकी तैयारी कर रहे हैं। वो अपने को दिखाना चाहते हैं कि केंद्र के खिलाफ वो लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है, केंद्र के खिलाफ उन्होंने मोर्चा खोल रखा है। ममता बनर्जी को आप पिछले 14 साल से सत्ता में देख रहे हैं। कब ऐसा हुआ कि वो सड़क पर उतरी, सभी धर्मों मजहबों के जो पुजारी हैं, मौलवी हैं, फादर हैं, उनको लेकर मोर्चा निकाला, किसके खिलाफ? एसआईआर के खिलाफ। घुसपैठियों के खिलाफ ऐसा कोई मोर्चा ममता बनर्जी ने नहीं निकाला कभी, जब से मुख्यमंत्री बनी है। लेकिन घुसपैठियों को बचाने के लिए जो लोग कहते हैं कि राजनीति में धर्म का दखल नहीं होना चाहिए, वो धर्म की आड़ में अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, वही काम कर रही हैं ममता बनर्जी। तो ये मामला केवल एसआईआर का नहीं है, इसके पीछे गहरी साजिश है। इसके पीछे साजिश है इस देश को कमज़ोर करने की, इस देश की डेमोग्राफी बदलने की, इस देश की एकता और अखंडता को खतरे में डालने की, आंतरिक सुरक्षा को खतरे में डालने की। इस सरकार की बहुत आंतरिक सुरक्षा के मुद्दे पर सबसे बड़ी उपलब्धि है माओवादियों का सफाया। देश से माओवाद का लगभग सफाया हो चुका है, जो बचे खुचे हैं वो सब सरेंडर कर रहे हैं लगातार। और गृह मंत्री अमित शाह घोषणा कर चुके हैं कि 2026 तक माओवाद पूरी तरह से खत्म हो जाएगा भारत से। तो वो कष्ट है कि जो एक साथी मिल सकता था भारत को तोड़ने में, भारत का विरोध करने में, भारत में अराजकता फैलाने में, भारत में हिंसा फैलाने में, वो एक साथी चला गया। अब दूसरा साथी है घुसपैठिया,
जिसको बाहर से एनजीओज का समर्थन मिलता है, पैसा मिलता है, और जो धर्म परिवर्तन कराने का धंधा चलाते हैं, उन सबको खतरा नजर आ रहा है कि सरकार उनके खिलाफ कदम उठाने जा रही है। सरकार इस देश को ज़्यादा सुरक्षित बनाने जा रही है, इस देश की एकता अखंडता का बचाव करने जा रही है, उसके लिए कदम उठा रही है। तो जो लोग देश की कीमत पर अपनी राजनीति बढ़ाना चाहते हैं वो सब परेशान हैं। आप एसआईआर का विरोध जो है उसको सामान्य रूप से मतदाता सूची में परिवर्तन के विरोध के रूप में मत लीजिए। ये एक गहरी साजिश का हिस्सा है, ये एक दूरगामी रणनीति के तहत हो रहा है। कोई एक मुद्दा खोजा जा रहा है और इसकी खोज शुरू हुई तथाकथित किसान आंदोलन से कि किसी तरह से लोगों को सड़क पर उतारो, अराजकता फैलाओ और सरकार को मजबूर करो गोली चलवाने पर, जिससे पूरी दुनिया को दिखा सके। सीए के आंदोलन के दौरान दिल्ली में हिंदू विरोधी दंगा हुआ और ऐसे समय उसको टाइम किया गया जब उस समय के राष्ट्रपति अमेरिका के डोनाल्ड ट्रंप, उनका पहला कार्यकाल था, वो भारत यात्रा पर आए हुए थे कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर यह खबर बनेगी। तो देश के अंदर इतने दुश्मन हैं जो इस देश को अंदर से तोड़ना चाहते हैं और उनको समर्थन मिल रहा है बाहर के दुश्मनों का। तो आप समझ लीजिए खतरा कितना बड़ा है। ये बहाने, छोटे छोटे बहाने जो हैं वो वास्तविक मुद्दे नहीं हैं। वास्तविक लक्ष्य है इस देश को कमज़ोर करना, इस देश के जनतंत्र को कमज़ोर करना, इस देश की संवैधानिक संस्थाओं को कमज़ोर करना, उनकी विश्वसनीयता को ख़त्म करना और अल्टीमेटली इस देश के संविधान को कमज़ोर करना। संविधान का कोई महत्व न रह जाए इसकी कोशिश करना, और ये कोशिश जो है लगातार जारी है, ये रुकने वाली नहीं है। जब तक इनके खिलाफ कोई सख्त कार्रवाई नहीं होगी, जब तक सरकार और अदालतें मिलकर देश को बचाने के काम में ध्यान में नहीं जुटेंगी, तब तक ये सिलसिला नहीं रुकने वाला है। सवाल ये है कि क्या ऐसा होगा। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।